हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि एसएससी का पूरा बायो का सिलेबस यहाँ हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको हम लोग उठाते हैं। पहला इस पे लाइन लिखा हुआ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यानी वो जीव जो लिविंग है, ठीक है, नॉन के बारे में नहीं बात कर रहे यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबका जो एक यूनिट है, एक इकाई है, वो सेल होता है। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सिंगल सेल एंड मल्टी सेल लिविंग फॉर्म्स। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर वाले, जैसे अमीबा, पारामीशियम, और अगर मल्टी सेल्ड है, जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। बायोलॉजी का वो शाखा जहां पर ही आप क्या करेंगे, सेल का अध्ययन करेंगे, उसे हम साइटोलॉजी बोलेंगे। 1665 की बात है, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी मधुमक्खी के छत जैसा स्ट्रक्चर कहाँ देखा था? इन अ सेक्शन ऑफ कॉर्क विथ हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। कॉर्क क्या है? जो अनियन होता है ना, प्याज होता है ना, प्याज का एक सेल जो है, साइड से लेयर उन्होंने निकाला और उसको उन्होंने कॉर्क कहा। और उसी कॉर्क के अंदर जब माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने देखा, तो देखा कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। किसको? रॉबर्ट हुक को। ही नेम्ड देयर स्ट्रक्चर एज सेल। उन्होंने उस सेल को, उस जो स्ट्रक्चर था उसको सेल बोला। याद रखिएगा, ये जो सेल था ये डेड सेल था, ठीक है, डेड था। बाद में एंटन वॉन लेवेनहॉइक ने जो है वो लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। और वो लिविंग सेल उन्होंने कहाँ देखा? एक बैक्टीरिया में देखा। कौन से? अपने माइक्रोस्कोप से। द सेल्स आर ऑफ टू टाइप। सेल्स दो तरह के होते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी उसके बनावट के आधार पे सेल दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे, ये प्रिमिटिव होता है, एंशिएंट यानी बहुत पुराने समय से ये प्रेजेंट है, विच डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट सेल के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस तो है लेकिन सही से न्यूक्लियस नहीं बना हुआ है, और न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन होता है, परत होता है, वो भी सही से बना हुआ नहीं है। और दूसरे जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, वो भी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोट पोजेस अनऑर्गेनाइज्ड मासेस ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। आगे, दे ऑल्सो कंटेन मेसोसोम्स। प्रोकैरियोट के पास मेसोसोम्स भी होता है। मेसोसोम्स क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अगर मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल, तो सेल का जो चारों तरफ जो लेयर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस तरह से इनफोल्डिंग्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं मेसोसोम्स। साथ में प्रोकैरियोट सेल के पास राइबोसोम भी प्रेजेंट है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। मेसोसोम कैसा एक्ट करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल में जो रेस्पिरेशन का काम होता है वो किसकी मदद से होता है? वो मेसोसोम की मदद से होता है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाने का काम करते हैं राइबोसोम। सेल वॉल इट कंसिस्ट ऑफ म्यूकोपेप्टाइड्स। सेल वॉल कैसे होते हैं? म्यूकोपेप्टाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया कैन बी राउंड शेप। बैक्टीरिया जो है वो राउंड शेप का होता है, तो उसको हम लोग कोकाई बोलते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया छोटा छोटा राउंड शेप होता है, इसको कोकाई बोलते हैं। फिर रॉड शेप, ऐसे बैसिलस होता है रॉड शेप, और स्पाइरल, इस तरह से स्पाइरल होता है, और कॉमा शेप, इस तरह से कॉमा शेप का भी बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया जो है वो चार अलग अलग शेप में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटू सा सेल है, लिविंग है और प्रोकैरियोटिक सेल है, याद रखिएगा। दे डू नॉट हैव सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के पास कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की जगह में इसके पास 3 लिपिड का लेयर होता है। दिस सेल्स आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइलिन एंटीबायोटिक। ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये जो सेल है, ये सेल किससे सेंसिटिव होते हैं? टेट्रासाइलिन एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होते हैं, और इसमें 3 लिपिड्स का लेयर भी पाया जाता है। और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ये जो सेल है इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और भी दूसरे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ये सब भी इसके पास
प्रेजेंट होते हैं। अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कैन बी सीन। अगर ये लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल भी देखने को मिलता है, प्रोटोप्लाज्म भी देखने को मिलता है, न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। दूसरे जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो भी विजिबल होते हैं ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा बहुत अच्छा बढ़िया होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से काम करते हैं तो और भी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो भी दिखने को मिलता है। द यूकैरियोटिक सेल पोजेस द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। कुछ जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट। कोई भी प्लांट है उसका जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है वो सेल वॉल होता है। फंगल, अगर कोई फंगस है तो उसके भी आउटर बाउंड्री होते हैं, उसको सेल वॉल बोलते हैं। एल्गल सेल्स, केमिकली इट इज सेल्यूलोज यानी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ और हम उसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज बोलते हैं। और एल्गी में भी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है, जबकि फंगल सेल वॉल किसका बना हुआ होता है, काइटिन का या फिर फंगल सेल्यूलोज का। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरा बायोलॉजी का सेगमेंट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखता है, ट्रेंड इंडिकेटर इन 2017 एंड 16 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, और ये सभी टॉपिक्स से तो अभी हम लोग इसको करेंगे और आने वाले समय में भी इससे पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और एक बात बता दूं कि कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, चाहे 16-17 का पेपर हो, चाहे 20 का हो, 22 का हो, 25 का हो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट बायो में वही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। इट इज द डेड पार्ट ऑफ द सेल एंड इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। तो सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। सेल वॉल के बारे में बात करेंगे तो इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो पाया नहीं जाता है, जबकि प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी प्रकार के सेल में पाया जाता है। इट इज लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, लिपिड का बना होता है, बाइलेयर होता है, जो जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि जो परमिट करेगा मॉलिक्यूल्स को, वो परमिशन देगा तब मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे और मॉलिक्यूल्स को परमिशन देगा तब मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे। दैट इज अलाउ मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल थ्रू इट टू इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन भी बोलते हैं। इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ही सारा काम होता है जो सेल का होता है। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होगा और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। कुछ वायरसेस में आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करता है। वो कौन से वायरस है, जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस, टर्निप मोज़ैक वायरस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। सेल में जो एनर्जी मिलता है वो कहाँ से आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल थ्रू रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करके क्या निकालता है, क्या बनाता है, एटीपी। एटीपी बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि एटीपी क्या है, एनर्जी है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट। इट इज फाउंड ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के सिर्फ वो हिस्से जो ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं, वहां ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। दिस आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का साइट है, यानी जहां पौधे में ग्रीन रहता है पार्ट, वही फोटोसिंथेसिस भी होता है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर फ्लैटेंड सैक लाइक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम इस तरह से बनाए तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, उसका डायग्राम कुछ इस तरह से उसका डायग्राम बनता है। ठीक है, These are also synthesized lipids and protein. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या करते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। गोल्गी बॉडी के बारे में बात करते हैं। These are tubular sac like structure. They form glycoproteins and glycolipids. अगर हम गोल्गी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो गोल्गी बॉडी कुछ
इस तरह से होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, यहाँ पॉइंट पॉइंट दिए रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ही, गोल्गी बॉडीज, दीज आर ट्यूबुलर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, दे फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। राइबोसोम्स कैसा होता है, मेम्ब्रेनलेस, यानी इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं, कोई परत नहीं होगा। दे डू द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करता है, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। These are all called as protein factory of the cell। इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं सेल का। लाइजोसोम, लाइजोसोम जो है उसको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इसके पास बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, एंजाइम्स जो उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरे सभी को, लिपिड को डाइजेस्ट कर जाता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर जाता है, तो सबका सुसाइड करा रहा है, इसलिए हम लोग इसको सुसाइडल बैग बोलेंगे। दिस डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट सेलुलर डेब्रीज। नाउ सेंट्रोसोम क्या है, दे आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम याद रखिए सिर्फ एनिमल सेल में होता है और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर बना बना के क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। सेंट्रियोल्स, दिस आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। सेंट्रियोल्स कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस, यानी इसके ऊपर कोई भी परत लगा हुआ नहीं होता है। दे हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रियोल्स क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। वैक्यूल्स के बारे में बात करें, ये नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया है, इसके पास स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स होते हैं। दे आर बिग इन प्लांट सेल्स। वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़े होते हैं जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। लैक मतलब नहीं होना। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में, दीज डू द फंक्शन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। वैक्यूल्स क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं। आयंस का अपटेक इनटेक भी देखते हैं, जैसे पैरामीशियम में। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट वैक्यूल है, मान लीजिए वैक्यूल का ये जो चारों तरफ ये एक मेम्ब्रेन है, इसी को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, तो वैक्यूल के चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है और उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपका एक जो टॉपिक था, हम लोगों का चैप्टर था पूरा का पूरा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके बारे में जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया हुआ था यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का, उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बट आपका इसमें जो एसएससी का प्रिपरेशन होता है, इसमें आपका सिर्फ बायो नहीं आता है, इसमें बायो के साथ केमिस्ट्री आता है और आपका फिजिक्स आता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एसएससी का पहले बायो कंप्लीट करा दूं, आपको एक्सप्लेनेशन, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स भी करा दूं। तो इसी चैनल पे आपको तीनों कंटेंट मिल जाएगा एसएससी का, और उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए। और इसके साथ थोड़ा सा जो है आज जो सेकंड चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपको आइडिया बने रहेगा कि आपको किस तरह से आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है, ठीक है। आप बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होना ये जो है वो लिविंग का क्राइटेरिया है, बट अभी हम लोग ये जानेंगे कि लिविंग का क्राइटेरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो किसी, मान लीजिए आपके घर के बगल में एक कचरा का डंप है, ठीक है, वहां कोई भी आता है कचरा ढालते जाता है और उस तरह से कूड़ा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक बार आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा ऊपर तक बढ़ गया है, ठीक है। तो यानी कि वो भी तो एक तरह से ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ग्रोथ को बोलते हैं कि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ रख देता है और इस तरह से ग्रोथ होते चले जाता है। तो इसलिए नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो जाता है, तो लिविंग का फीचर नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उसका डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। जबकि हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस का, तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। आप देखिए एक चीज को, अगर मान लीजिए हम लोग बैठ के पढ़ रहे और शेर आ गया तो क्या करेंगे, भागेंगे, लेकिन ये जो पेन है ये नहीं भागेगा, ये यहीं रहेगा। जो कॉपी है ये नहीं भागेगा, ये यहीं रहेगा। तो यानी कि कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, हम उसको देखें, समझें और साथ में हम उस पर रिस्पॉन्ड भी करें। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया है और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपके बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन एक समय में हो रहा है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप फूड लिए, कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई स्टार्च, कोई शुगर, ग्लूकोज, आप खाना खाएं, वो टूट रहा है, आप पानी पी रहे हैं, वहां पर एक
H2O भी रिएक्ट कर रहा है, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में एक समय में बहुत सारा रिएक्शन होते रहता है। तो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? पूरे रिएक्शन का एक जमा है, एक टोटल है, एक समेशन है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे आपके घर में तो ह्यूमंस है, ह्यूमंस एक जाति के हो गए, एक स्पीसीज के हो गए। साथ में आप देखेंगे कि आपको घर पे कोई पालतू जानवर भी मिलेगा, कोई कीड़े मकोड़े मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, आपके पेट्स होंगे। तो सभी अलग अलग प्रकार के हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बट सब में वेरिएशन है, सब में चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता क्या है? नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग चैप्टर के पूरे डिटेल को कर चुके हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे चलेंगे और इसके एक दो पैरा को हम लोग आज करने का कोशिश करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ हायरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक। आप एक चीज समझो कि अगर हम किसी चीज को क्लासीफाई नहीं करते हैं, कैटेगराइज नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, सबको एक टाइम में बुला लिया, सुबह 8 से 10, ठीक है, और 10 से 12 सबको एक साथ बुला लिया और एक साथ पढ़ा रहा, और टीचर्स भी एक साथ चिल्ला रहे हो, सब बच्चा भी एक साथ एक ही रूम में बैठा हुआ है, तो आप सोचोगे किस तरह से पढ़ाई होगा? वो एकदम बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, चीजों को क्लासीफाई कर दे, अरेंज कर दे कि भाई 8 से 10 साइंस का बच्चा आएगा, 10 से 12 कॉमर्स वाला, 12 से 2 आर्ट्स वाला, ठीक है, और सबका रूम भी अलग अलग होंगे और सबके टीचर्स भी अलग अलग होंगे। तो आप क्या किए? चीजों को क्लासीफाई किए, बांटे, इसलिए कि आपको आसानी हो, वो आप अपने अच्छे के लिए किए हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ हायरार्किकल सीरीज। हायरार्किकल सीरीज यानी किसी चीज को अरेंज करना, ठीक है, ऑफ ग्रुप, ठीक है, ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल बोल रहे हैं यानी हम उसके बाहरी रंग रूप को, फिजिक पे बात कर रहे हैं, मोटा है, पतला है, कलर कैसा है प्लांट का, लीफ कैसा है, कर्ल है, प्लेन है, वेनेशन, ठीक है, नॉर्मल, जब हम ऊपर बाहर से देख रहे हैं। लेकिन इवोल्यूशनरी कैरेक्टर का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इवोल्यूशनरी, यानी कि उनका जो फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री है, जो उनका पूरा का पूरा हिस्ट्री है, वो क्या है, उनका एंसेस्टर्स से कितना उनका कनेक्शन है, क्या है, कैसे है, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके बाद कैरलस लीनियस ने 18th सेंचुरी में काम किया और उसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। तो कैरलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला गया। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो कैरलस लीनियस जो थे वो स्वीडन के रहने वाले थे और उन्होंने को बोला गया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक स्कीम, किसका, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का एंड नॉमेनक्लेचर का, जिसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला गया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप किसी का भी नाम देखो तो हमेशा सबका नाम 2 टुकड़ा में बटा होता है। जैसे मेरा नाम है रुबाबी ईरम, ठीक है, वैसे किसी का नाम होता है स्नेहा मिश्रा या किसी का नाम है रोहित महतो। तो हर किसी का नाम जो है वो 2 टुकड़ा में होता है। ठीक है, तो ये जो 2 टुकड़ा में नाम होता है नॉमेनक्लेचर, इसी को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, यही लीनियस का दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग मैंगो के बारे में बात करेंगे तो मैंगो को बोलेंगे मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, अगर हम लोग पोटैटो के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे सोलेनम ट्यूबेरोसम। ठीक है, अगर हम लोग लायन के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे पैंथेरा लियो। उसी तरह से अगर हम लोग लेपर्ड के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे पैंथेरा पार्डस। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अगर लेट्स से हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में ही बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, होमो सापियंस। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में 2 होता है, एक होता है पहला वाला आपका जीनस और दूसरा वाला होता है स्पीसीज। ठीक है, तो पहला वाला जो जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और जो दूसरा वाला स्पीसीज होता है उसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है,
तो ये आप लोग याद रखिएगा। और एसएससी का पूरा कोर्स जो है वो मैं इस चैनल पे कराने की ज़रूर पूरा कोशिश करूँगी। बस आप लोग साथ दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और खूब अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। एसएससी का पूरा साइंस सेगमेंट जो है वो मैं कराऊंगी और इसके बाद भी और भी कराया जाएगा। तो एसएससी का अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए कि हम लोग क्या टॉपिक आज टच किए हैं। और क्लास कराने से पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट में एक बार पोस्ट भी कर दूंगी कि आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।